हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। हम लेक्चर को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको किसी भी फाउंडेशन कोर्स की तलाश है तो ओनली आईएएस की तरफ से आपको प्रारंभ के नाम से एक सॉल्यूशन मिल सकता है, जिसके अंदर हम लोग बेसिक, कोर, एडवांस सभी लेवल पर इंडिविजुअली प्रिपेयर करते हैं। इस कोर्स को अगर आपको अवेल करना है तो आप video.onlyias.in पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारे पास देखो दो तरीके की मिसाइल्स होती हैं, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक और क्रूज में अंतर इतना सा है कि बैलिस्टिक मिसाइल को अगर हमने एक बार फायर किया तो वो ग्रेविटी के अंदर में यूजुअली बिल्कुल पैराबोलिक पाथ में जाती है और जहां पर भी उसको अटैक करना होता है वो अटैक कर देती है। बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग वहां पर यूज करते हैं जहां पर एक बड़ा टारगेट होता है। मान लो कि हमें किसी शहर को ध्वस्त करना है या फिर किसी आर्मी स्टेशन आर्मी है किसी पड़ोसी मुल्क या फिर दुश्मन मुल्क की, उसके ऊपर धावा बोलना है, तो हमने बैलिस्टिक मिसाइल उसके ऊपर छोड़ दिया। ये शुरुआती टाइम पर केवल एक बार यहां से यहां तक के लिए मान लो इसको गाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ये अपना यूजुअल पाथ लेगी और पैराबोलिक पाथ से लेके ये टारगेट को हिट कर देगी। ये भी काफी प्रिसाइसली टारगेट को हिट करती है और प्री डिटरमाइंड टारगेट होना चाहिए। मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी स्टेशन आर्मी या फिर किसी सिटी पर धावा बोलना है तो उस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल काम आता है। और जब हम बात कर रहे हैं कि ये किसी सिटी को ध्वस्त करने की कैपेबिलिटी रखता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास वॉरहेड्स ले जाने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। वॉरहेड मतलब क्या होता है पता है? वॉरहेड मतलब समझ लो कोई भी एक्सप्लोजिव। ये वॉरहेड किसी नॉर्मल एक्सप्लोजिव्स भी हो सकते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये वॉरहेड ले जाने की क्षमता इसकी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, तभी तो पूरे पूरे शहर को ध्वस्त करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्रूज मिसाइल्स की अगर बात करोगे तो क्रूज मिसाइल्स जो होते हैं ना वो एकदम ऊपर हवा में उड़ के नहीं जाते हैं, वो ना जमीन के नीचे नीचे उड़ते हैं। ये कुछ इस तरीके से जब हम क्रूज मिसाइल्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि देखो ये क्या करते हैं ना, सबसे पहले ऊपर तक जाते हैं, फिर सबसे पहले वर्टिकल जाते हैं ना, ये वर्टिकल जाएंगे और फिर इसके बाद बेंड होंगे, फिर लगभग बहुत ज्यादा ऊपर की बात नहीं है, मुश्किल से 100 मीटर 200 मीटर तक भी ये उड़ सकते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर के नीचे नीचे जाते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर, और इस तरीके से ये ट्रेजेक्टरी में आते हैं और जहां पर भी टारगेट होता है उसके नीचे आके गिर जाते हैं। तो यहां पर जो पूरा सिस्टम है ना, इसको आप मैन्यूवर कर सकते हो। मैन्यूवर कर सकते हो मतलब इसको आप जैसे हम लोग ड्रोन उड़ाते हैं ना, समझ लो कि आप ऐसे ही इस क्रूज मिसाइल्स को गाइड कर सकते हो हर जगह हर पल। अब इससे फायदा ये होता है कि मान लो हमने 200-300 किलोमीटर दूर पे टारगेट एक्वायर किया और उस पर क्रूज मिसाइल दाग दी, या फिर मान लो शुरुआती तौर पे हमने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी थी। तो बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, उसके बाद जो हमारा टारगेट है वो मूव कर गया, फिर क्या करेंगे? क्योंकि वहां पहुंचने में 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लगेगा ना। अब उसके चलते अब सोचो अब क्या किया जाएगा। तो अब यहां पर बात करेंगे क्रूज मिसाइल्स की। क्रूज मिसाइल्स चूंकि हम इसको गाइड कर सकते हैं, जिधर जिधर टारगेट जाता है उसको हम लॉक करने की फैसिलिटीज भी यहां पर होती है कि हम क्रूज मिसाइल्स को टारगेट के ऊपर लॉक कर दें। जहां जहां टारगेट मूव करेगा ये हिट तो उस टारगेट को ही करेगा। इसने एक बार जिद्दी है, ठान लिया कि उस टारगेट पे हिट करना है तो करना है, वो कहीं पर भी चला जाए। ऐसा होता है क्रूज मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्रूज मिसाइल का फायदा ये होता है कि इसको इंटरसेप्ट करना बहुत देर में पता चलता है। जैसे कि मान लो कि यहां पर ये कोई पड़ोसी मुल्क है, दुश्मन देश है, और यहां पर इन्होंने अपना रडार सिस्टम लगा रखा है कि कोई भी मिसाइल उड़ते हुए अगर हमारे कंट्री में आएगी तो हम उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे। ये रहा इनका बॉर्डर, ठीक। अब सोचो कि इस तरीके से देखा जाए तो जब इसको हमने अपने ही देश से उड़ान भरा तो यहीं पर इसको ट्रैक कर लिया इन्होंने, क्योंकि ये रडार जो है वो इस तरीके से काम कर रहा था, तो यहीं पर ट्रैक कर लिया, इनको पता चल गया। हो सकता है कि इनके पास ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हो, तो इन्होंने अपने तरफ से भी कोई एक वॉरहेड छोड़ दिया और यहां पर दोनों ध्वस्त हों और ये अपने देश में ही गिर जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल्स के साथ ऐसा नहीं है। क्रूज मिसाइल्स जब तक उनको डिटेक्ट होगा तब तक उनके देश में पहुंच चुका होगा। क्यों? क्योंकि वो काफी नीचे उड़ते हैं, उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम यूज करते हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्रूज मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं यहां पर। अच्छा, हर लेक्चर में ना हम डिफेंस सिस्टम में ये बहुत पढ़ते हैं कि इसका मैक नंबर क्या है। मैक नंबर, ये मैक नंबर क्या होता है पता है? ये इसकी स्पीड बताता है।
मिसाइल की स्पीड मैक नंबर में मेजर की जाती है। और ये मैक नंबर किसके बराबर होता है? देखो, मैक नंबर बराबर होता है स्पीड ऑफ साउंड से। मतलब कि जो ध्वनि की आवाज है उसके हिसाब से ये मैक नंबर डिसाइड होता है। तो अगर मान लो कि ये कोई भी मिसाइल हम अगर छोड़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट छोड़ रहे हैं, अगर इनकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम है तो इनका जो भी मैक नंबर होगा वो 1 से कम होगा, और इस बेसिस पर उनको सबसोनिक मिसाइल, सबसोनिक एयरक्राफ्ट ऐसा कुछ बोलेंगे। जो एग्जैक्टली इस स्पीड ऑफ साउंड को मैच कर लेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांससोनिक, और जो इस साउंड की स्पीड से बढ़ गया आगे इसको हम लोग बोलेंगे सुपरसोनिक या फिर हाइपरसोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक अप टू मैक 5 तक होता है और उसके ऊपर गया तो फिर ये हाइपरसोनिक हो जाता है। ये वेरिएशंस थोड़े बहुत हो सकते हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो रेशियो निकाला है, रेशियो मतलब कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी स्पीड अपॉन में साउंड की स्पीड, अगर इनका रेशियो 1 से कम आता है तो इनको सबसोनिक बोलेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली 1 आता है मतलब कि ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर है तो दोनों कट के 1 आंसर देंगे। इस टाइप पर मैक स्पीड या फिर मैक नंबर जो है वो 1 होगा। इसके ऊपर गए तो सुपरसोनिक में मैक 1 से ज्यादा हुआ तो ये सुपरसोनिक, और मैक 5 से ज्यादा हुआ तो ये हाइपरसोनिक। इतनी बात समझ में आ गई? मैक नंबर आगे कभी भी जिक्र होगा इसका तो आप इसको अच्छे तरीके से समझना। देखो, दो तो हमने बेसिक मेजर क्लासिफिकेशन किए थे मिसाइल्स के, लेकिन मिसाइल्स को क्लासिफाई करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि टाइप में तो हमने देखा कि क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। क्रूज मिसाइल में भी सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। बैलिस्टिक मिसाइल में शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, इंटरमीडिएट रेंज है। तो इवन रेंज के बेसिस पर भी तो हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, कुछ ऐसे मिसाइल्स होते हैं जो कि शॉर्ट रेंज के होते हैं, वो 300 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को मार सकते हैं। फिर मीडियम रेंज होते हैं, मीडियम रेंज 1000 से 3-3500 किलोमीटर होते हैं। फिर इंटरमीडिएट रेंज आता है 3500 से 5000। फिर आता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट को पार करके, मतलब आप अगर इंडिया में हो तो एशिया के बाहर वाले देशों में, मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो, इवन अमेरिका को टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग रेंज के कैपेसिटीज की वजह से इनको हम लोग इस बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा, वॉरहेड। वॉरहेड का क्या मतलब है? कौन सा ये एक्सप्लोजिव्स अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो एक तो अपना कन्वेंशनल होगा, कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स होंगे। दूसरा, स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स होते हैं जिसके अंदर हो सकता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकता है कि रेडियो एक्टिव वॉरहेड हो। तो इस तरीके से भी वॉरहेड्स बनते हैं। लॉन्च मोड हो सकता है। लॉन्च मोड में हम देखेंगे कि ये सरफेस टू सरफेस है, या फिर सरफेस टू एयर है, या फिर सरफेस टू सी है, एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस, सी टू सी, सी टू सरफेस, या फिर एंटी टैंक मिसाइल्स होती हैं। एंटी टैंक मिसाइल जैसे अपने यहां पर कौन सा है, नाग, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर देखो, कुछ गाइडेंस सिस्टम के ऊपर होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम उसको हर एक पल गाइड कर सकते हैं या फिर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में फॉल करेगा। तो इतना डिफिकल्ट वाला तो हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर प्रोपल्शन सिस्टम। देखो, प्रोपल्शन सिस्टम मिसाइल्स की लिक्विड प्रोपल्शन हो सकता है, सॉलिड प्रोपल्शन हो सकता है, या फिर जो हमने 3 इंजन पढ़े थे ना सैटेलाइट वाले चैप्टर्स में, रामजेट, स्क्रैमजेट और क्रायोजेनिक, उन इंजन को भी हम यूज कर सकते हैं प्रोपल्शन मैकेनिज्म्स में।